जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने भारतीयों को बंद करके गेट का ताला लगवा के गोली चलाई थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना के मेरे भाइयों बहनों के कंधों पे लाठियों को मारने का काम किया। इस सरकार को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। मेरी बात, अगर ये सरकार अपने आप को अंग्रेजों की सरकार मानती है तो याद रखो, मुकाबला भगत सिंह के बच्चों से है, भगत सिंह के भाइयों से। याद, पेपर खरीद लो, नौकरी छीन लो, गरीबों का हक लूट लो और पढ़े लिखे मेहनती नौजवानों को, उनके परिवार को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दो। आत्महत्या करनी पड़ी इन निकम्मी सरकारों की वजह से। वार्ता करनी है तो पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, चर्चा करनी है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार ने घुटने टेके, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तुम्हारी पहली गूंगी सरकारों को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। याद रखना, वो दिन दूर चले कि गरीब अकेले लाठी खा के दफ्तर के बाहर घर में छिप जाता था। देश बदल रहा है। एक बच्चे की आंख चली गई, ये आपका न्याय है। डंडे बजाए आपने, पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर फोड़ दिए, ये अन्याय क्यों? क्या हम अंग्रेजों की सरकार में हैं? ये चुनाव भी अच्छी चीज है, अपनों के बड़े करीब ले आता है और चुनाव के बाद का समय भी अच्छा होता है, अपने पराये का एहसास करा देता है। चुनाव में तो हर व्यक्ति आपके पैरों में होता है, क्योंकि महापुरुषों के संघर्ष से भारतीय संविधान में आपको वो ताकत मिली है कि आप अपनी उंगली के बटन से, अपनी उंगली की ताकत से अगर जो बटन दबाओगे वही बटन वाला आदमी जीत जाएगा। तो चुनाव के समय तो हर कोई आपके पैरों की तरफ देखता है, आपसे हाथ जोड़ता है, पैर छूता है, अपील करता है, लेकिन असल आपका अपना कौन है इसका पता चुनाव के बाद लगता है, जब उनका मतलब खत्म हो जाता है और आपकी बात आ जाती है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नौजवानों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। 20 तारीख का आंदोलन हुआ, पुलिस द्वारा अन्याय अत्याचार किया गया। मैं उस अत्याचार को देख नहीं पाया, तो रात के 11 बजे से बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नीचे बैठ गया और 3 दिन तक आंदोलन करता रहा। 3 दिन के बाद सरकार के मंत्रियों ने आगे मुझसे कहा, आप जीत छोड़ दो, हम आपकी मांगों को बहुत जल्द मान लेंगे, हमें थोड़ा सा समय दे दो। मैंने उनसे कहा कि मान लो तो अच्छा है, वरना देश जाग रहा है। ऐसा न है कि जनता आपको उखाड़ के फेंक दे और आपकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और कल जब हम लोग देश भर में आंदोलन कर रहे थे, लखनऊ में थे, तो खबर आई कि मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है मेरे साथियों। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज तक, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके मानव साहब श्री काशीराम तक, और इस बुंदेलखंड की धरती पे तो परमानंद लोधी जी के रूप में जो शिक्षा के जनक हुए हैं, ये सब हमारे आंखों के सामने है कि किस तरह से शिक्षा को हथियार बनाया गया और शिक्षा के जरिए आज हम लोग अपनी तरक्की का रास्ता सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मैंने दामोदर भाई से पूछा कि आज की सभा कहाँ है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि बसई में है। तो मैंने कहा बसई में फेमस क्या है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई बसई में बेबसी फेमस है।
गरीबी फेमस है, लाचारी फेमस है, दुख दर्द फेमस है, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी बसई के लोगों को इंसान नहीं माना गया। उनको सिर्फ गुलाम मान के खरीदारी की गई है, उनके हक अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। ये दामोदर भाई ने मेरे कान में कहा तो मैंने कहा कि फिर आज से बसई में नया सवेरा आएगा। जिसके घर तक रोशनी नहीं पहुंचे उसके घर तक रोशनी पहुंचेगी। आज हम बसई जाएंगे, बसई के लोगों से बात करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो, कितने चुनाव आए होंगे, कितनी बार आप वोट देने गए होंगे, कितने नेता तैयार किए गए होंगे। अपने दिल से पूछ के बताओ, आपके हालात बदले हैं या नहीं बदले? भोपाल आपने 50 साल पहले देखा होगा, दिल्ली आपने 50 साल पहले देखा होगा, इंदौर आपने 50 साल पहले देखा होगा, ग्वालियर भी आपने 50 साल पहले देखा होगा और बसई भी आपने 50 साल पहले देखा होगा। इतने नौजवान जो वहां खड़े हैं, ये नौजवान देश की रीढ़ है। 75 साल में क्यों नहीं बदले बसई के हालात? जब देश बदल रहा है, भोपाल बदल रहा है, इंदौर बदल रहा है, ग्वालियर बदल रहा है, तो बसई क्यों नहीं बदल रहा? दतिया क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि जो सत्ता में बैठे उनको लगता है कि गरीबों को अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल गया, नौजवानों को अगर उनका हक अधिकार मिल गया, तो कोई गरीब उनके आगे हाथ नहीं फैलाएगा और उनके झूठ की जो दुआरे हैं, जो झूठ के जो दरवाजे हैं, वो तोड़ देंगे लोग और अपने हक अधिकार छीन लेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या मिल रहा है। ये पढ़े लिखे नौजवान खड़े हैं, सब जगह 27% संवैधानिक मिलता है, नहीं मिलता बताओ? तो मध्य प्रदेश में क्या मिलता है? 14%। क्यों 14% का मतलब क्या है? 100 नौकरी आएंगी तो 14 नौकरी मिलेगी और संविधान कहता है कि 100 नौकरी आएंगी तो 27 नौकरी मिलनी चाहिए। पाल को भी नौकरी मिलनी चाहिए, प्रजापति को भी मिलनी चाहिए, अशक को भी मिलनी चाहिए, सैन को भी मिलनी चाहिए, विश्वकर्मा को भी मिलनी चाहिए, लोधी को भी मिलनी चाहिए, यादव को भी मिलनी चाहिए, बघेल को भी मिलनी चाहिए और उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसको संविधान के आधार पे ये शक्ति मिले। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। आज तो क्या हो रहा है? जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसकी सेटिंग है, पेपर खरीद लो, नौकरी छीन लो, गरीबों का हक लूट लो और पढ़े लिखे मेहनती नौजवानों को, उनके परिवार को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दो। ये इस्तीफा तो है, चेतावनी है हुकूमत को। अगर सरकार नहीं जागी और परीक्षा में सुधार नहीं किया, शिक्षा में सुधार नहीं किया, मैं गारंटी देके कहता हूं ये नौजवान देश है, इन सारी सरकारों को उखाड़ के फेंक देगा जो नौजवानों का खून चूसने का काम कर रही है, नौजवानों के हक छीनने का काम कर रही है। प्यारे साथियों, पेपर पिछड़ा है। क्यों? अगर सोचे 10,000 भर्ती आई किसी भाग में, बेरोजगारी इतनी है कि 50 लाख बच्चे फार्म भरते हैं। कितने बच्चे? 50 लाख। नौकरी कितनों को मिलेगी? 10,000 को। लेकिन पैसा देंगे 49,90,000 वो बच्चे भी जिनको नौकरी नहीं, वो भी पैसा देंगे। हम टैक्स देते हैं, किताबें खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, जूता खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, कपड़े खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, पीने के लिए पानी की बोतल खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, दवाई खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। और जब हम अपने लिए रोजगार ढूंढते हैं तो परीक्षाओं में हमसे पैसा लिया जाता है, फॉर्म भरने के नाम पर पैसा लिया जाता है। ये सरकारें कौन सी व्यवस्था चला रही है कि जो गरीब है, बेरोजगार है, उसको नोचना चाहती है, उसकी जेब में जो कुछ है वो भी छीनना चाहती है। और यही तक सीमित नहीं है भाइयों, मेरी प्यारी बच्चियों, बहनों, माँ, यही तक सीमित नहीं है। माँ सोचती है कि मेरा बेटा नौकरी रोजगार करके मेरी गरीबी के हालात बदलेगा, गरीबी बदलेगा, मेरा घर अच्छा बनाएगा,
मुझे सपने जीने के मौके देगा, मुझे चैन की शेष सांस लेने का मौका देगा, मुझे अपनी पसंद का खाने पहनने का मौका देगा। लेकिन वो नौजवान सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। कौन करा सकता पेपर लीक? जिसकी जेब में पैसा, गरीब तो नहीं करा सकता। तो गरीब का क्या रास्ता है? मेहनत की और फिर आत्महत्या करनी पड़ी इन निकम्मी सरकारों की वजह से। यही नहीं भाइयों, नोटिस करके देखो, सेंटर कहां लगेगा? 500 किलोमीटर दूर। दतिया का बच्चा पेपर देने कहां जाएगा? सागर में। सागर का बच्चा पेपर देने कहां जाएगा? ग्वालियर में। ग्वालियर का बच्चा पेपर देने कहां जाएगा? इंदौर में। इंदौर का बच्चा पेपर देने कहां जाएगा? दतिया में। उसका रिश्तेदार वहां नहीं रहता, उसका भाई वहां नहीं रहता, परिवार का व्यक्ति वहां नहीं रहता। वो जाएगा तो ढूंढेगा कहां रुकूं रात को, किसके घर जाऊं, रोटी कहां से खाऊं, कपड़ा कहां से मिलेगा, सोऊंगा कहां। मजबूरी में कभी स्टेशन पे सोता है, कभी बस स्टैंड पे सोता है, कभी धर्मशाला में जाता है, कभी किसी रिश्तेदार के यहां जाता है और कोशिश करता है कि कहीं अपमान ना हो जाए, किसी तरह से पेपर देके घर चला जाए। मैं जानना चाहता हूं कि सेंटर होम क्यों नहीं हो सकता? होम सेंटर क्यों नहीं हो सकता? उस जिले में पेपर क्यों नहीं हो सकता? न पैसा खर्च होगा, न गरीब की जेब कटेगी। ये नौजवान विरोधी सरकार है, ये कमजोर विरोधी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और आप अपने मन से पूछो, जब मैं पार्लियामेंट में रात दिन जाके बारिश में धूप में बैठा था अपने बच्चों के ऊपर हुए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, तो आपके मध्य प्रदेश से भी कोई ऐसा नौजवान था क्या जो बैठा हो विधानसभा के अंदर, जो बैठा हो लोकसभा के अंदर कि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों को भी हक मिलना चाहिए, नीट का पेपर वहां भी होता है? क्यों नहीं था कोई? क्योंकि सब अपनी पार्टियों को खुश करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता से किसी को मतलब नहीं है। देखो, इस चुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, इस चुनाव से सरकार नहीं गिरेगी, सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम मालिक हैं और ये कीड़े मकोड़े हैं, उनकी आंखें जरूर खुल जाएंगी अगर आपने अपने बीच के व्यक्ति को मौका देके विधानसभा भेजने का काम किया। और मैं फिर कह रहा हूं, दामोदर यादव को, दामोदर मंडल को अकेला मत समझना, इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। मेरी बात को आप याद रखें। अगर आपकी तरफ आंख उठेगी, अगर आपकी तरफ कोई लठ उठेगी, नौजवानों, गरीबों, मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि उसको दामोदर यादव के बीच से गुजरना पड़ेगा, तब वो लाठी आपकी तरफ पहुंचेगी। अगर हमें वही घिसी पिटी राजनीति करनी होती तो हम ये संघर्ष का दल नहीं बनाते और इसके जरिए लाल नहीं लड़ते। 400 लोग 20 तारीख को तमाशा देख रहे थे, अकेला चंद्रशेखर आजाद पुलिस के और उन बच्चों के बीच में खड़ा था। जो गया वो जानता होगा और चैलेंज करके कहा पुलिस को, ये मेरे भाई बहन है, लाठी में चला देना वरना छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात को याद रखना। प्यारे साथियों, जहां लोग इंतजार कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि अगर वार्ता करनी है तो पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, चर्चा करनी है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। 23 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि 25 तारीख को पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे। मैं भी लखनऊ जाऊंगा। कल आप लखनऊ चेक करके देखो, सोशल मीडिया का समय है, अखबार नहीं दिखाएगा, टीवी नहीं दिखाएगा, मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है। लोग जाग गए हैं, उन्होंने आंखें खोल ली है, उनके हाथ में फोन है, ये फोन बताता है कौन घुटने टेक के बैठा है, कौन सीधा चांद के लड़ रहा है, सब पता लगता है। छिपने की कोई बात नहीं। लखनऊ में जंतर मंतर बना हुआ था इको गार्डन, और ऐसे ही जब मैं अपनी बात रखने आया तो एक पत्रकार वहां से चिल्ला रहा था, कह रहा भैया हो गया। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा इसको इधर लेके आओ, पता नहीं क्यों चिल्ला रहा, जज्बात में गया। तो मेरे पास आके बोला, भैया
आपकी मांग पूरी हो गई, सरकार ने घुटने टेके, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो मीडिया ने मुझसे पूछा कि भैया आप पूछ लो। मैंने कहा नहीं। बोले और क्या चाहिए? मैंने कहा और ये चाहिए कि एक भी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, सरकार व्यवस्था करे। क्यों? क्योंकि हम लोग टैक्स देते, क्या देते हैं? हमारी मेहनत के पैसे से सरकार चलती है, सड़कें बनती है, हाईवे बनते हैं और तमाम तरह के लोग धंधे लगते हैं। पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपए माफ करते हो और नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देते। तुम्हारी पैरी गूंगी सरकारों को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। याद रखना, वो दिन दूर चले कि गरीब अकेले लाठी खा के दफ्तर के बाहर घर में छिप जाता था। देश बदल रहा है। ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह का देश है, ये करतार सिंह सराभा जी का देश है, ये वीर लोक सिंह जी का देश है। ना को चले चबा देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सुनो, यहां जो कह रहा हूं वो सुनना। पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी बड़े बड़े नेताओं के मुंह से मेरी लाइनें सुनना। बैरिकेडिंग किया, बैरिकेडिंग जंतर मंतर का सील किया वेल्डिंग करके। और जो मैं कह रहा हूं सुनना, कितना कॉपी करते हैं नेता मुझे देखना। पार्लियामेंट को सुनना जब चर्चा होगी। जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने भारतीयों को बंद करके गेट का ताला लगवा के गोली चलाई थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना के मेरे भाइयों बहनों के कंधों पे लाठियों को बांधने का काम किया। इस सरकार को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। मेरी बात आपने खुद देखा होगा, खून से नहा गए नौजवान और वो बच्चियां। एक नौजवानों, ये वही देश है जहां बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता, वही देश है ना? है या नहीं, ये बताओ। तो फिर उन बेटियों को कहां कहां लाठी मारी जाती, देखी या देखी वीडियो में आपने? ये गलत था, सही था? बताओ। तुम्हारा खून खोला नहीं खोला देख के महसूस करो। वो आपकी बहन थी, आपकी बेटी थी। ये देश हमारा, हर एक बहन बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी हमने ली है। संविधान की शपथ खाइए। बताओ, लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए? बताओ, उन पुलिस के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखो, मैं फिर कह रहा हूं, भारत का नौजवान गया था, देश भर का नौजवान गया था, कुछ छीनने नहीं गया था, लाठी डंडा लेके नहीं गया था, एक शब्द किसी को उसने नहीं बोला, इसलिए गया था हमें सुनो। लेकिन आपने क्या किया? कीड़ा मकोड़ा समझ के उसको कुचलने के लिए पहले गन चलाई, एक बच्चे की आंख चली गई। ये आपका न्याय है? डंडे बजाए आपने, पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर फोड़ दिए। ये अन्याय क्यों? क्या हम अंग्रेजों की सरकार में है? ये सरकार अंग्रेजों की सरकार है। अगर ये सरकार अपने आप को अंग्रेजों की सरकार मानती है तो याद रखो, मुकाबला भगत सिंह के बच्चों से है, भगत सिंह के भाइयों से। याद, जैसे अंग्रेजों को छोड़ के आए थे, तुम्हें भी छोड़ के आएंगे। इस मध्य प्रदेश को भी खाली करा के यहां आने वाले कल में नौजवान लोगों को मौका देंगे। ये तो झांकी है। देखो, पैसा भी देंगे, पैसा देंगे, शराब बांटेंगे, साड़ियां बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि आपके पास वो ताकत है जिससे हुकूमत बदलती है। बांटेंगे। क्यों बांटेंगे पता है? मिले जुले लोग बांटेंगे। कहेंगे अगर हमें नहीं दे रहे तो इनका मिठाई शराब ले लेना, इनका पैसा ले लेना। और वो कहेंगे इनका ले रहे तो इनका कमल वालों का ले लेना, हाथ के पंजे वालों का ले लेना। लेकिन दामोदर की तरफ मत जाना। कारण क्या है? वो आपको शराब देंगे, पैसे देंगे, मिठाई देंगे, साड़ी देंगे, लेकिन अधिकार नहीं देंगे। मेरे लोगों, मेरी बात को बिल्कुल अधिकार नहीं देंगे। इस बात को मेरी जान लो। और पहली बार मैंने ऐसा देखा, कि 1.25 घंटे की भी परमिशन होती है। सुनो भाई नौजवानों, 1.25 घंटे की भी परमिशन होती है। सभा होगी 12:15 से 1:15 की परमिशन नहीं। ना दो परमिशन, करो गुलामी, ना दो परमिशन। ये नौजवान है, जहां निकल जाएंगे वहीं सभा हो जाएगी। क्या बात करते हैं?
इतने दिनों के संघर्ष में इतना तो कमाया है, यहां शराब की हट्टियां तो मिली है, सड़क बिजली पानी नहीं है। मैं ये कहना चाहता, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, क्या इस देश में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ आप, दोनों हाथ उठा के बताओगे तभी मैं मानूंगा। जिधर मैं देखूं जो चाहता है कि वो वचन देके कहता हूं, जिस दिन ताकत आपने दी, सबसे पहला काम ये होगा कि कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई मुफ्त होगी और क्वालिटी एजुकेशन होगी, जिसके लिए पहले स्कूल में जाना पड़ता है। मैं वचन देके कहता हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी, 2000 रुपए नहीं देंगे, मिठाई शराब नहीं देंगे, आपके बच्चे को काबिल बनाएंगे कि वो 50,000 रुपए का रोजगार करेगा। देश की आबादी देश के लिए खतरा नहीं है। यहाँ का नौजवान अगर काबिलियत हासिल कर सकता है तो दुनिया में चाहिए रोजगार करने वाले लोग। जब कोरोना काल आया था, वर्क फ्रॉम होम करोड़ों लोगों ने किया। अगर सरकार तय करे तो एक एक नौजवान को रोजगार मिल सकता है। लेकिन मंत्री कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा। आपने ठेका नहीं ले रखा तो जनता ने भी आपका ठेका नहीं ले रखा। आपके इस ठेके को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं बस आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि आप मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे? एक मौका दोगे? पक्का? बटन कौन सा दबाओगे? जोर से बताओ। जो नहीं बोल रहा मैं मानूंगा कि वो मजबूरी में यहां बैठा। जोर से बताओ, दोनों हाथ उठाओ। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो मैंने कल कहा कि आपकी ताकत से सरकार झुकी, आपके संघर्ष से सरकार का अहंकार टूटा और नौजवान जीता। मैं फिर कहूंगा, अगर बटन दबेगा केतली का तो बसई जीतेगा। मेरी बात को आप याद रखना और फिर लिखो मेरी बात को। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं। अगर वोट का रिश्ता सिर्फ होता तो मैं यहां नहीं होता। मेरे को आप मानो मेरी बात। मैं भी बड़े बड़े नेताओं की तरह, जैसे परचून की दुकान पे सामान बिकता है, एमपी एमएलए बिक रहे हैं देश में। बिक रहे नहीं बिक रहे? 20 करोड़ 25 करोड़, कोई ज्यादा मजबूत है 30 करोड़, कोई 35 करोड़, कोई 40 करोड़। जितना चंदा अयोध्या से लिया, सारा नेता खरीदने में, समझे? अगर यही करना होता तो मेरी तो 7-8 पीढ़ियों का काम चल जाता। लेकिन क्या मैं आपके काम आता था? सुनो मेरी बात यार, एक ही तो जीवन है। ये बिकने के लिए थोड़ा है, ये तो लड़ने के लिए। अगर शहीद आजम सरदार भगत सिंह फांसी से डर जाते तो नौजवानों में क्या इनकलाब पैदा हो पाता? क्या अगर बर्मानंद लोधी जी शिक्षा के रास्ते से हट जाते, क्या हमारे लोग शिक्षा का महत्व समझ पाते? अगर मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फुले, मां ज्योतिबा फुले, पिता ज्योतिबा फुले अगर ना संघर्ष करते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, इतने बड़े समाज के बारे में ना सोचते, तो क्या शिक्षा दरवाजे तक पहुंच पाती? मेरे साथियों, अगर 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ओपरेस कम्युनिटी यानी कि पिछड़े वर्ग को, बैकवर्ड क्लास को, SC ST OBC को और अगर आरक्षण नहीं देते तो क्या सामाजिक न्याय की कोई बात करता? मैं सामाजिक न्याय की बात क्यों करता हूं? क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है। मैं इसलिए सामाजिक न्याय की बात करता हूं क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है और इस सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए आपको अपने लिए मजबूत ढाल तैयार करनी पड़ेगी। और एक मजबूत ढाल पसीने में उधर चली गई है, इधर बुला रहा हूं। एक मजबूत ढाल आपको सौंप रहा हूं और विश्वास करके सौंप रहा हूं। एक मजबूत ढाल आपको सौंप रहा हूं। मेरे बाद बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले,
बड़े बड़े जूतों वाले, उनका अपना मतलब है, इसलिए आए हैं और आते रहेंगे। आप अपने बच्चों के बारे में सोचना, अपने हालात के बारे में सोचना, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। क्या यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए? क्या आपका हक नहीं कि आपके यहाँ अच्छे अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो? क्या आपका हक नहीं है? क्या आपके यहाँ अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या उद्योग धंधे लग के यहाँ के नौजवानों का रोजगार हक है या नहीं है? तो उखाड़ फेंको उन हुकूमतों को जिन्होंने आपको इंसान भी नहीं समझा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरे वाले तो पैसे बांटेंगे सभा करने के लिए, गाड़ियां भेजेंगे, शराब बांटेंगे। ये पैसा, शराब, गाड़ी आपको खरीदने के लिए है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए दी। आपको तय करना है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए या इस अंधेरी कोठरियों में अपना जीवन काटना और अपने आने वाली नस्लों को गुलाम बने रहने देना? बताओ क्या चाहिए? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जोर से बताओ मुझे क्या चाहिए। खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, ऐसे मुट्ठी तान को। क्या चाहिए? गुलामी चाहिए? क्या चाहिए? स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए? तो जोर से बोलो, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए? स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए? हक अधिकार चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए? रोजगार चाहिए? और जुल्म जाति की भेड़िया खत्म करनी है, नहीं करनी? काटनी है, नहीं काटनी है? बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन, स्वागत करते हैं आपका। जब आप 30 तारीख को वोट डालने जाएं, घर से निकले तो याद रखें, आपकी उंगली का बटन जैसे दबाएगा केतली का निशान, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। और जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, हर वो नौजवान ताकतवर होगा जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आपके बीच का है, किसी नेता का बेटा नहीं है, आपके जैसे गरीब परिवार का बेटा है। आपको ताकत देने के लिए लड़ रहा है, वरना ये अमीर चुनाव के बाद अपना दरवाजा बंद करके आपको कहते हैं कि हम तो घर में है ही नहीं, नेता इनको मिल नहीं रही है। एक तरफ वो है जो नहीं मिलते हैं और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है कि आपकी तरफ आंख उठती है, लाठी उठती है तो आपके बीच में आके खड़ा हो जाता है। फैसला आपको करना है, आपको किसके साथ रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। मजदूर, किसान, नौजवान, माया बहनें, बसाई, बसाई, कतियों, इनकलाब, इनकलाब। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। सवेरा निकले, सूरज की रोशनी आपके घरों तक आए, आपके भी हालात बदले। अमीर का कुत्ता भी गाड़ी में सफर कर रहा है, अमीर का कुत्ता भी गाड़ी में सफर कर रहा है। गर्मी होती है तो एसी उसका काम करता है, सर्दी होती है तो हीटर उसके लिए लगता है। खाने के लिए दूध वो चाहिए, पीने के लिए जो टोन मिल्क हो, जिसमें मलाई ना हो, पेट ना खराब हो जाए। अच्छी बिस्किट चाहिए, मीट चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए। बीमार होने पर डॉक्टर घर देखने आता है और आपको कोई मरने पे भी पूछने नहीं आता है। कुछ तो फर्क है मेरे लोग, अमीरों में और गरीबों में कुछ तो है। अभी देश अमीरों के हाथ में है, आपकी मेहनत से गरीबों के हाथ में आएगा। लेकिन गरीबों के हाथ में आएगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मेरी बात को याद रखना, बिना छुटके नहीं सोएगा। अच्छा सोचो, कोई अमीर आपका रिश्तेदार होगा, उसके घर जाने में टाइम लगता है, नहीं लगता है? कहीं वो कह दे कि भाई आप कहां बैठ गए हो। अमीरों की तो दोस्ती भी नहीं अच्छी, रिश्तेदारी भी नहीं अच्छी। गरीबों को अमीरों के बराबर लाके खड़ा करना है, क्योंकि अमीरों में गरीबों में समझौता नहीं हो सकता, तो गरीबों को भी उनके बराबर करना। मैं यहां काम करने वाली पूरी टीम का
और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरी भीमार में आजाद समाज पार्टी की टीम का। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।